हेलो। चलो हो गया भाविन भाई। हाँ बोलो बोलो शेषराज भाई बोलो। जी जी जी। ओके, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। शेषराज हाय भाई। शेषराज भाई, नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटी, व्यक्ति की अपेक्षा तत्वों को महत्व। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो भी इस विषय पर मेरे अनुभव मुझे मिले हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं अपने अनुभव रखूंगा। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है, ये हमारी 12 परंपराओं में से एक, जो 12वीं परंपरा है, उस 12वीं परंपरा से लिया गया है। जो 12वीं परंपरा हमारी कहती है, अनाम रहना हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार है, जो हमेशा हमें अपने सिद्धांतों को व्यक्ति से ऊपर रखने की याद दिलाता है। तो दोस्तों, मेरे जैसा शराबी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपनी शराब की समस्या लेकर आता है, और उसके लिए ये एक जिंदगी और मौत का सवाल होता है। शराब मेरे जैसे शराबी को बिल्कुल जान से ही मारने वाली थी, मगर बाहर की दुनिया में कहीं भी इसका समाधान मुझे नहीं मिला। ना मेरा विल पावर चला, ना कोई डॉक्टर की दवा चली, ना साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट चला, ना कोई बाबा या कोई भी किसी प्रकार का जो धार्मिक व्यक्ति था, वो भी मेरी शराब बंद नहीं कर पाया। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आकर यहाँ के जो आध्यात्मिक तत्व है, जो सिद्धांत है, उस पर चलकर दोस्तों, कैसे मेरे जैसा शराबी शराब से दूर हो गया, पता भी नहीं चला। यहाँ ही आने के बाद में मुझे पता चला कि मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ, और उसका जो इलाज है, वो इलाज आध्यात्मिक तरीका ही है। और वो तरीका जो मेरे सामने में रखा गया था, वो थे 12 कदम, 12 स्पिरिचुअल टूल्स ऑफ रिकवरी। वो 12 आध्यात्मिक तत्व, जिनके आधार पर मैं अपनी अल्कोहलिज्म नाम की भयानक जो बीमारी है, मैं उसका इलाज करता हूँ। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं दोस्तों, कि आज हम सभी की जो शराब बंद है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत है। आज मेरी जो कुछ भी व्यक्तिगत रिकवरी है, जो हमारी पहली परंपरा भी बोलती है कि हम सबका सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है, हमारी जो व्यक्तिगत सुधारना है, वो एक ही एकता पे निर्भर करती है। तो आज मेरी जो शराब से दूरी मुझे मिली है, मैं एक नई जिंदगी जी पा रहा हूँ। और भविष्य में भी अगर मुझे शराब से दूर रहना है, एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो बगैर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वो संभव ही नहीं हो सकता। और इसीलिए आज मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर मैं अपने आप को जिंदा रखना चाहता हूँ, तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये जो फेलोशिप है, ये भी जीवित रहे। मतलब एक रहे, एकता में रहे, यूनाइट रहे। क्योंकि अल्कोहलिज्म ऐसी एक भयंकर बीमारी है, कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिजीज, कि जिसका मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता। हम सब मिलकर ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और हमारी ये जो फेलोशिप है, ये जो प्रोग्राम है, वो एक रहे, यूनाइट रहे,
इसीलिए दोस्तों ये 12 परंपराएं बनी। 10 जून 1935 को अल्कोहलिक्स अनोनिमस की स्थापना हुई, जब हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू 6 महीने के सोबर थे और हमारे दूसरे को फाउंडर डॉक्टर बॉब, इन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट लिया। तो उस 10 जून को हम ए का को फाउंडर्स डे मनाते हैं। और फिर उसके बाद में इन दोनों ने एक एक शराबी को जोड़ने का सफल प्रयास किया। 1937 के आसपास 35-40 लोग सोबर थे और तब कहीं जाके उनको लगा कि हम जिन आध्यात्मिक तत्वों पे चल के शराब से दूरी पा रहे हैं, खास तौर पे वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के तत्व थे। दोनों ही हमारे को फाउंडर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबर थे। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो सभी प्रकार की समस्याओं के लिए बना हुआ था और इलाज था धार्मिक आध्यात्मिक तत्व। तो उसी के सिद्धांतों से और कुछ मेडिकल साइंस के जो फैक्ट्स थे हमारे सामने थे, उसके आधार पे हम शराब की दूरी पा रहे थे। तो हमारे को फाउंडर्स को लगा कि इन आध्यात्मिक जो तत्वों की एक पुस्तक बननी चाहिए जिस पर हम सोबर हो रहे हैं। हमारा एक ऑफिस होना चाहिए, मिशनरी के तरीके से हमने ये काम करना चाहिए और बाहर की दुनिया के जो समाज सेवी होते हैं, जॉन डी रॉकफेलर जैसे, उनसे शुरुआत में मदद ली गई। अल्कोहलिक फाउंडेशन का निर्माण हुआ और बिग बुक लिखने का काम शुरू हुआ। बिग बुक हम वो साइज में बहुत बड़ी है कर वो बड़ी थी जब वो प्रिंट हुई, इसलिए हम उसको बिग बुक कहते थे, मगर उसका नाम रखा गया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और उसी पुस्तक के नाम से आज हमारी संस्था का नाम है। तो पुस्तक छप गई मगर उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही थी। कुछ छुटपुट घटनाएं हुई जिसकी वजह से ए को थोड़ा सा प्रतिसाद मिला, प्रसिद्धि मिली। जैसे 1939 में लिबर्ट हेलो 1939 में लिबर्टी मैगजीन में एक लेख छपा, फुल्टन ऑर्सलर का, अल्कोहलिक एंड गॉड। उसकी वजह से ए को थोड़ी प्रसिद्धि मिली। तो कुछ अल्कोहलिक लोगों की इंक्वायरी आई। उसके बाद जॉन डी रॉकफेलर ने एक डिनर दिया था, उसकी चर्चाएं हुई। तो हमारी प्रगति थोड़ी सी मेंबरशिप बढ़ी। मगर ए के इतिहास में 1941 एक ऐसा साल आया कि जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जब अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर सैटरडे इवनिंग पोस्ट में एक पत्रकार थे जैक अलेक्जेंडर, जिन्होंने ए के बारे में लेख छापे। और उन लेखों की वजह से बिल्कुल रातों रात अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बन के उभरी। हजारों की तादाद में हमको इंक्वायरीज मेल आए और हमारी सदस्य संख्या भी बढ़ी। मगर जैसे ही हमारी संख्या बढ़ी, वैसे ही दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी कि जिससे हमको लगने लगा कि ये इतना महान जो प्रोग्राम है, एक शराबी की जान बचाने वाला, वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा, स्पॉइल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं उस वक्त हुई। एक अल्कोहलिक को ही तो कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है, और जहां हजारों की तादाद में जब अल्कोहलिक आने लगे और सब अपनी मनमानी करने वाले, सब अपने अपने तरीके से एक ही काम को बढ़ावा देने वाले, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि तब हम डर गए और हमको लगा कि इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। उस वक्त तक शुरू से ही जब ए का काम शुरू हुआ, तो हम अनाम रह के काम कर रहे थे। एनोनिमस ग्रुप के नाम से हम उस वक्त कहीं तो भी जाने जाते थे। ए में हर किसी शराबी की एंट्री नहीं थी, जैसे कि पॉसिबल नहीं थी जैसे कि आज है। उस वक्त जो हमारे शुरुआती सदस्य थे वो डरे हुए थे और इसीलिए
जो भी नया अल्कोहलिक आता था वो किसी न किसी जाने पहचाने व्यक्ति के जरिए से ही मीटिंग्स में आता था। पहली जो बिग बुक छपी उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम प्रोफेशनल और बिजनेसमैन है और इसीलिए हम अनामिक रहकर ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हमारा काम धंधा खतरे में ना पड़ जाए। मगर धीरे धीरे जैसी जैसी हमारी संख्या बढ़ी, तो अनामिकता का ये जो सिद्धांत है, जो सबसे पहले हमने डर के मारे अपनाया था, हम डरे हुए थे कि हमारे बारे में आम पब्लिक अगर जान जाएगी तो हमारा काम धंधा खतरे में आ जाएगा। और इसीलिए दोस्तों हम अनाम रह के काम कर रहे थे शुरू से। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपने आप को खुला करना पड़ा। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ी तो वैसे वैसे अनाम रहकर काम करना भी कठिन हो गया। मगर जैसा एक अति से दूसरी अति में जाना, ये हम लोगों की खासियत है। तो पहले तो हम पूरी तरीके से अनाम रह के काम कर रहे थे, गुमनाम शराबी थे। मगर जब हमारी संख्या अचानक बढ़ गई तो कई जो नए शराबी थे वो बगैर अनामिकता के सिद्धांत की परवाह किए चौक चौराहों पे खड़े होकर कहीं तो भी घोषणा करने लगे कि हम ए के मेंबर है, हम शराब से दूर है। और कई बार उनकी वजह से ए के प्रति लोग आकर्षित भी हुए। मगर कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई कि वो लोग जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी अनामिकता का भंग करके ए का प्रसार किया, कालांतर में कुछ दिनों के बाद में वो फिर दारू पी लिए और उसमें ए की बदनामी भी होने लगी। एक अमेरिका का मशहूर पेले खिलाड़ी था, उसने भी प्रेस के सामने में अनामिकता भंग करके सब तरफ डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली कि मैं ए का मेंबर हूँ, शराब से दूर हूँ। मगर कुछ दिनों के बाद में उसने शराब पी ली। कई लोग अपने निजी फायदे के लिए ए का उपयोग करने लग गए थे। 1941 में जो सैटरडे इवनिंग पोस्ट में ए के बारे में लेख छपा और पूरी दुनिया ए के बारे में जानने लगी, तो उसके बाद में कई न्यूज़पेपर्स, कई नॉवेल्स के जो और भी बहुत सारी चीजें जो होती है, वो भी हमको अपनी स्टोरीज मांगने लगी, क्योंकि कहीं तो भी उनका अपना हित भी था और वो उससे एक को प्रसिद्धि भी मिलने वाली थी। उस वक्त रेडियो में भी हमारी इंटरव्यूज के ऑफर्स आने लगे और कहीं तो भी तब हमको इस बारे में विचार करना पड़ा कि कुछ तो हमको निर्धारित करना पड़ेगा। अब हम पूरी तरीके से अनाम भी नहीं रह सकते। हम एक मेंबर के नाते अपने आप को अनाम रख सकते हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अनाम नहीं रख सकते, क्योंकि दूर दूर तक अल्कोहलिक तक अगर ए को पहुंचाना है तो हमको बाहर की दुनिया से मदद लेनी पड़ेगी। बाहर की दुनिया हमारे बारे में लिखेगी, छापेगी, लोगों को पब्लिकली जानकारी मिलेगी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, ऐसी कोई संस्था है, तभी तो लोग हम तक अप्रोच करेंगे। और आखिरकार दोस्तों हमको ये तत्व अपनाना पड़ा कि बिल्कुल पब्लिक लेवल पे हर ए के मेंबर को अपनी 100% अनामिकता रखनी पड़ेगी। पब्लिक लेवल यानी प्रेस, रेडियो, टीवी, सिनेमा, आज की दुनिया में हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये भी आज पब्लिक मीडिया कहलाती है, पब्लिक लेवल कहलाता है। क्योंकि हम उस खतरे को भाप रहे थे, हमारे को फाउंडर्स, कि हर किसी को अगर ये छूट दी गई कि कोई भी ए का मसीहा बनके ए के नाम के अलावा अपने आप को प्रोजेक्ट करे, अपने आप को ही वो ए का रिप्रेजेंटेटिव बताने की कोशिश करे कि मैं शराब से दूर हूँ,
और मेरे साथ साथ आप भी शराब से दूरी पा सकते हो। ऐसा अगर हर कोई ब्रांड एम्बेसडर ए का बनने का अगर कोशिश करे, मगर बीमारी इतनी खतरनाक है कि वो कभी भी फिर दोबारा शराब की तरफ भी जा सकता है। तो अगर वो ऐसा व्यक्ति जो ए को, ठीक है, उसका कभी कभी हेतु अच्छा भी हो सकता है कि वो ए को दूर दराज तक लेके जाना चाहता है, ए को प्रसिद्धि देना चाहता है, मगर फिर भी अगर उस व्यक्ति ने कालांतर में शराब पी ली तो जितना फायदा ए को होगा उससे कई गुना ज्यादा ए का हो जाएगा, ए का नाम खराब हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, हमने आखिरकार 12 परंपराओं में यह अनामिकता का सिद्धांत अपनाया, जो हमको कहीं तो भी बलिदान सिखाता है, त्याग सिखाता है, सेक्रीफाइस सिखाता है। अनाम रहना हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार है। सारी जो 12 परंपराएं हैं वो कहीं तो भी हमको त्याग करना सिखाती है। अपने व्यक्तिगत मान सम्मान की भूख का, कहीं तो भी हमारे अंदर जो प्रसिद्धि की लोलुपता है, हमारे अंदर जो प्रमोटर इंस्टिक्ट है, अपने आप को हाईलाइट करना, सेंटर ऑफ स्टेज रखना, उसमें मान सम्मान की भावना, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तो छुपी होती ही होती है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इन परंपराओं के माध्यम से मेरे जैसे शराबी को ये बात समझाने की कोशिश की कि जहां एक ही बात आती है तो हमेशा हमको अपने सिद्धांतों को व्यक्ति के ऊपर रखना है, क्योंकि व्यक्ति आज है और कल नहीं रहेगा, मगर सिद्धांत हमेशा रहने वाले हैं। कोई व्यक्ति अगर कितने भी साल का सोबर हो जाए, मतलब उसको कोई विशेष अधिकार मिल जाएगा, या वो ए का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, या ए का होलसेल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, या अपने आप को ए का मसीहा साबित कर दे, तो कहीं तो भी ये चीजों जो है वो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को ही बढ़ावा देंगी, उसके अहंकार को ही तृप्त करने की कोशिश करेंगी। और इसीलिए दोस्तों, ए के जो सिद्धांत है, खास तौर पे जो अनामिकता का सिद्धांत है कि हम ए में अनाम रह के काम करते हैं, हम बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। यदि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में से ये चीज अगर निकाल दी जाए कि हम निस्वार्थ भावना से किसी अल्कोहलिक के लिए काम करते हैं, तो ए के प्रोग्राम की आत्मा ही निकल जाएंगी। क्योंकि एक अल्कोहलिक भी बड़ा होशियार होता है। यदि उसको जरा सी भी भनक लग गई कि सामने वाला जो मेरी मदद कर रहा है तो वो बदले में कुछ तो भी अपेक्षाएं रख के काम कर रहा है, तो वो कभी भी हमारी बात सुनेगा नहीं। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि शराबी और उन शराबियों के परिवार और बाकी जो दुनिया है वो भी आज ए पे विश्वास करती है, ए को बिलीव करती है, ए की इज्जत करती है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो बगैर किसी अपेक्षा के और निस्वार्थ भावना से काम करता है। हमारी इसी खासियत की वजह से एक अल्कोहलिक कहीं तो भी हम पर भरोसा करता है और हमसे जुड़ जाता है। अगर उस अल्कोहलिक को ये पता चल जाए कि अपनी शराब की दूरी के लिए कल हम मुझे कुछ न कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, या कल मुझसे डिमांड करने वाले हैं, तो वो कभी हमसे जुड़ेगा ही नहीं। और अपवाद छोड़ के आज पूरी दुनिया में इसी तरीके से हम सब काम करते हैं। तो कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, खास तौर पे ये जो अनामिकता का जो सिद्धांत है, वो हमेशा हमको यही याद दिलाता है दोस्तों कि जब बात ए की आती है, ए के प्रोग्राम की आती है, तो हमेशा हमको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ
अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, हमारे अंदर जो मान सम्मान की जो भूख है, उसको तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। कई के इतिहास में हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि अच्छे अच्छे ग्रुप एक व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या मान सम्मान की अति भूख की वजह से कई तो भी वो ग्रुप बिल्कुल खतरे में पड़ गए। कई बार एक ग्रुप के कई ग्रुप हो गए। और जब हमारी यूनिटी टूटती है तो बिल्कुल दोस्तों उसका खामियाजा उस ग्रुप से जुड़े हुए, उस फेलोशिप से जुड़े हुए जो शराबी भाई है, उनको भी भुगतना ही पड़ता है। मैं जिस भी ग्रुप का अगर मेंबर हूं, यदि मैं 12 परंपराओं के हिसाब से उस ग्रुप में काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं कभी भी उस ग्रुप में, उस समूह में यूनिटी बनाकर नहीं रख सकता। एक समूह का सदस्य होने के नाते मुझे हमेशा इस बात की फिक्र करना पड़ता है कि मेरी जो व्यक्तिगत रिकवरी है वो एक ही एकता पे निर्भर है, समूह की एकता पे निर्भर है। यदि समूह एक नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। मैं पिछले 19 सालों से ए में जुड़ा हूँ। 2007 अगस्त से काफी ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया है और आज भी मैं कर रहा हूँ। और मैंने ऐसे कई ग्रुप देखे हैं दोस्तों कि जो आपसी झगड़ों की वजह से, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा महत्व देने की वजह से, जब हम तत्वों की अपेक्षा अपने व्यक्तिमत्व को या व्यक्तित्व को जब ज्यादा हम बढ़ावा देने लगे, हम ग्रुप में मनमानी करने लगे, हमारे फैसले अगर हम लोगों पे लादने लगे, जबकि दूसरी परंपरा कहती है कि ग्रुप कॉन्शियस, सामूहिक निर्णय से कोई फैसला लेना, और उसी में ईश्वर प्रकट होता है। हमारी दूसरी परंपरा कहती है समूह के मामले में एक ही अधिकारी है और वो है प्रिय ईश्वर, जो समूह की अंतरात्मा में प्रकट होता है। और हमारे सेवक विश्वस्त सेवक है, वो शासक नहीं है। लेकिन यदि कोई एक सदस्य जिसको हमने विश्वासु सेवक माना है, अगर वो पद पे आने के बाद में शासन करने लगे, ग्रुप कॉन्शियस को न माने, मनमानी करने लगे, अपने निर्णय लोगों पे लादने लगे, तो बिल्कुल उस ग्रुप की यूनिटी भंग होने ही वाली है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ साल लोग सहन करते हैं, मगर उसके बाद में एक असंतोष की भावना अंदर जागती ही जागती है और फिर वो ग्रुप में विघटन होना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति मनमानी करते हैं तो दूसरों को लगता है कि यार ये तो अपने ही लगा रहे हैं, चाहे ये को फाउंडर होंगे ग्रुप के, चाहे ये ओल्ड टाइमर होंगे, चाहे इनको हमारे से ज्यादा समझता भी होगा, तो भी ये इस तरीके से मनमानी नहीं कर सकते। हर फैसले ये लोग ही ले लेते हैं, हमको तो पूछा ही नहीं जाता। और कहीं तो भी ये जो चीजें हैं दोस्तों, वो उस ग्रुप की यूनिटी को खराब कर देती है। और कई बार एक ही ग्रुप में दो तीन ग्रुप हो जाते हैं, कई बार वो ग्रुप टूट भी जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि इन 19 सालों में मैंने ऐसा अनगिनत ग्रुप देखे। और इसका दुखद पहलू ये भी मैंने देखा है दोस्तों कि यदि कोई ग्रुप अगर बंद हो जाता है तो उसके बाद में उस ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं होती। कब वो शराब के अड्डे पे दिख जाएंगे, कब वो शराब उनकी जान ले लेंगी। ऐसे ही एक ग्रुप मैंने अपने नागपुर सिटी के आसपास में ही अनुभव किया है कि जो ग्रुप बंद होने के बाद में कम से कम 7 के मेंबर्स फिर दारू की तरफ गए और एक एक करके उनकी जान चली गई। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही है जो
ग्रुप में एकता बनाए नहीं रखते या अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप में जब एकत्रितपना की भावना नहीं होती, हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम ये लड़ाई अकेले लड़ नहीं सकते। हमको इस भयंकर बीमारी से अगर लड़ना है तो हमको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। यदि हमारे आपस में बीच में कोई वैचारिक मतभेद है भी, तो उसको चर्चा विमर्श से ही हमको कहीं तो भी उसका निपटारा करना है। तो ये जो तत्व है में कि व्यक्ति की अपेक्षा तत्वों को महत्व, ये हमेशा मेरे जैसे शराबी को याद रखना पड़ता है। और मैं ये तभी याद रख सकता हूँ दोस्तों, जब मैं पहली परंपरा को मानता हूँ कि सामूहिक कल्याण, सबका कल्याण सबसे पहले। अगर मैं अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को, अपनी मान सम्मान की भूख को अगर मैं बाकी लोगों पे लादने की कोशिश करूंगा, तो कहीं तो भी मैं मनमानी करूंगा। मैं अपने विचारों को दूसरे पे थोपने की, लादने की कोशिश करूंगा, और वो जो चीज है वो कहीं तो भी समूह में फूट डालने का काम करती है, समूह में असंतोष की भावना पैदा करने की काम करती है। जब आराम रहकर काम करने की बात है, तो हमें हमेशा याद रखना पड़ता है दोस्तों कि जो एक ही 11वीं और 12वीं परंपरा हमको हमेशा बताती है कि ए में हम सब एक है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अनुभवों के आधार पे हम जरूर न्यू कमर, ओल्ड टाइमर बोलते हैं, मगर वो कोई विशेषाधिकार नहीं देता है, चाहे वो नया आया हुआ व्यक्ति हो या पुराना सदस्य हो। है तो दोनों अल्कोहलिक। पुराने सदस्य को हम इसलिए मान देते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत पुराना सदस्य है तो वो जो नया आया व्यक्ति है उससे कुछ ज्यादा स्पेशल हो जाएगा, उसको कुछ ज्यादा विशेषाधिकार हो गए। ऐसा ये कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे की रिकवरी के लिए एक दूसरे पे निर्भर है। कोई मेंबर चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन उसको हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि मैं कितने भी साल का सोबर हो जाऊंगा, तो भी मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं बगैर समूह के, बगैर ए के प्रोग्राम के, बगैर ईश्वर की मदद के मैं दारू से दूर हो जाऊं। ऐसे कई लोग जो, जिनको लगा कि मुझे सब समझ गया, और जब वो अपने समूह से, अपनी फेलोशिप से, अपने ग्रुप से, ए से जब वो दूर चले गए, तो अचानक उनकी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आ गई। तो हमेशा हमको अपनी पर्सनालिटी से ऊपर कभी भी हमको ए के तत्वों को ही रखना पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी का दो अनुभव बताऊंगा दोस्तों, जो जुड़े हैं। कैमिल भाई ने मुझे बोला था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बताना और तत्वों के बारे में ज्यादा बताना। तो वही कोशिश मैं कर रहा हूँ, मैंने की है कि मैंने अपनी अल्कोहलिज्म की स्टोरी और बाकी जो रिकवरी की स्टोरी को उतना नहीं बताया। मैं इन तत्वों से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, मगर इन आज का जो टॉपिक है उसी से जुड़े हुआ है। ये जो दो अनुभव है मेरे, मुझे ए में आने के पहले से ही कविताएं, गजल लिखने का शौक था। तो कभी आकाशवाणी पे, रेडियो पे, कभी यानी आ जाते थे प्रोग्राम, तो मैं उसकी न्यूज बना के न्यूज़पेपर में डालता था। और न्यूज़पेपर में वो खबर आने के बाद कभी फोटो के साथ भी आती थी, तो मैं बगल के ही एक पान ठेले पे उसकी कटिंग काट कर मैं लगाता था। अब एक तरफ तो ऐसा लगता था कि भाई मेरा प्रोग्राम है आकाशवाणी पे, रेडियो पे, तो लोगों को पता चले, मगर दूसरी तरफ भावना ये भी होती थी कि लोगों को मालूम हो कि देखो मेरा प्रोग्राम है और न्यूज़पेपर में भी आया है, फोटो के साथ आया है। वो प्रोमोटर इंस्टिक्ट लिखी है ए के लिटरेचर में, वो मेरे जैसे अल्कोहलिक में होती है कि मैं
लोगों के नजरों के सामने मैं बना रहना चाहता हूँ, लोग मुझे तारीफ करे, मुझे मेरी वाहवाही करे, ये एक अपेक्षा रहती ही रहती है। मान सम्मान की भावना और भूख जो है वो अल्कोहलिक में होती है कि हमेशा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे। और उसने आखिर मेरी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ मेरे अहंकार को बढ़ाया, मेरे ईगो को बढ़ाने का काम किया कि मैं कुछ तो भी अलग हूँ, मैं कुछ तो भी विशेष हूँ। हर अल्कोहलिक में ये विशेष गुण होता ही है, मगर ये जब अहंकार पैदा कर देता है तो वो हमारा नुकसान ही ज्यादा करता है। मैं सब कुछ था मेरे अंदर में, बहुत नॉलेज था, मगर शराब के मामले में वो नॉलेज नहीं चल पाया। मैं मुजोरी करते रहा कि मैं हैंडल कर दूंगा, मैं कभी भी बंद कर दूंगा, मगर वो चीजें नहीं हो पाई और शराब ने आखिरकार मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, मरने की कगार पे पहुंचा दिया। तो वो मान सम्मान की भूख थी, अपने अहंकार को संतुष्ट करने की वो चीजें थी। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद शुरू से ही मैंने, कुछ ओल्ड टाइमर थे उनसे इन परंपराओं के बारे में मैं शेयरिंग सुनते आया था। तो जितना आकर्षण कदमों के बारे में था उतना ही आकर्षण परंपराओं के बारे में भी शुरू से ही था, पढ़ता था मैं। और इसीलिए दोस्तों ये चीजें याद रह गई कि हमारा अनामिकता का सिद्धांत है। ए में हमको अनाम रह के काम करना है, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी अपेक्षा के, बगैर मान सम्मान की भूख के, और वो भी सबके हित के लिए। और ये भी याद रखना है कि व्यक्ति की अपेक्षा तत्व ही सबसे पहले रखने हैं। तो शुरू से ही मैं ए में काम कर रहा था। तो किसी ने, एक दैनिक भास्कर करके न्यूज़पेपर निकलता है नागपुर में, बाकी शहरों में भी निकलता है, तो एक बार वहां के पत्रकार का फोन आ गया और फोन पे ही मेरे से 10-15 मिनट बातचीत करने के बाद मैंने ए की पूरी जानकारी उनको दी। तो धीरे से ही वो बोलने लगे कि बोले आप अपनी एक फोटो, अपना पूरा नाम मुझे भेज दो फोन पे ही। तो तुरंत मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बोला मेरी फोटो और मेरी पूरा नाम जानकारी क्यों चाहिए? तो बोले वो हम लोग अलग अलग विभाग, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, तो उनके इंटरव्यू हम छाप रहे हैं। तो आपका भी इंटरव्यू हम उसमें छापेंगे और आपकी फोटो और पूरा नाम भी रहेगा। तो जो भी मैंने ओल्ड टाइमर से सीखा था, जो भी ए के बारे में जानकारी थी, ट्रेडिशंस के बारे में, अनामिकता के सिद्धांत के बारे में, तो मैंने तुरंत ही उनको मना किया। नहीं नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारा प्रोग्राम इसकी इजाजत नहीं देता। तो वो मुझे कम से कम 10 मिनट आर्गुमेंट करते रहे कि कैसा फायदा है। बोले तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, तुमको भी लोग जानेंगे, तुम्हारी संस्था का भी नाम हो जाएगा, न्यूज़पेपर में आने के बाद में तुम्हारी संस्था को भी लोग जानेंगे। मैंने उनको उत्तर दिया दोस्तों, मैं बोला आप मेरी संस्था का नाम धड़ल्ले से यूज करो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अनाम नहीं रखा जा सकता। आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में खूब लिखो, खूब छापो, मगर एक ए का मेंबर होने के नाते हमारा प्रोग्राम कहता है, हमारे तत्व कहते हैं कि मुझे अनाम रहना पड़ेगा। हमारी परंपरा ही है 100% एनोनिमिटी ऑन पब्लिक लेवल। प्रेस, रेडियो, टीवी, सिनेमा और आजकल के जमाने का सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस पर तो मुझे, अगर मैं एक ए के मेंबर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी पहचान मुझे हर हाल में गुप्त रखनी ही रखनी है। मेरा पूरा नाम न आए, मेरा पूरा चेहरा न आए, इसकी खबरदारी मुझे लेनी ही पड़ती है। आखिरकार दोस्तों उनको मेरी बात मानना पड़ा। तो मैं ये चीज बोल पाया क्योंकि मुझे जानकारी थी। मगर देखने में ये आता है दोस्तों कि ज्यादातर लोगों को ट्रेडिशंस के बारे में पता ही नहीं होता।
चाहे वो फिजिकल मीटिंग्स हो चाहे ऑनलाइन मीटिंग्स हो, उसमें भी हम देखते हैं कि ट्रेडिशंस पे चर्चाएं बहुत कम होती है। जबकि कदमों के साथ साथ, डिजीज के साथ साथ, बीमारी के साथ साथ, जो तत्व हमारी एक ही एकता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, 12 परंपराएं, कहीं तो भी इनके बारे में भी अवेयरनेस फेलोशिप में होना जरूरी है। क्योंकि अगर लोग नहीं जानेंगे तो वो उन पर काम कैसे करेंगे। आज भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जैसा ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हम धड़ल्ले से वहां पे ए का नाम लिखकर अपनी फोटो वोटो पोस्ट करते रहते हैं। हम इसलिए ये करते हैं क्योंकि हमको परंपराओं के बारे में बराबर जानकारी नहीं है, परंपराओं के बारे में बराबर शेयरिंग्स नहीं होती, जानकारियां नहीं दी जाती। यदि डिजीज यानी कि बीमारी और रिकवरी और बाकी चीजों के साथ साथ यदि फेलोशिप को ट्रेडिशंस के बारे में भी जानकारियां दी जाए, तो बिल्कुल जैसा मैंने फैसला लिया कि मैं इंटरव्यू के लिए अपना फोटो और अपना पूरा नाम नहीं दूंगा, तो ये हर कोई कर सकता है। कई लोग, नए मेंबर या कभी कभी पुराने मेंबर भी जानकारी के अभाव में कहते हैं ये बहुत पुराना जमाना था, आज तो जमाना फास्ट है, तो अभी तो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने के लिए कहीं तो भी इन सारे साधनों का उपयोग करना चाहिए। क्या हो गया अगर कोई आदमी अपनी अनामिकता भंग करके इंटरव्यू देता है, उस आदमी की वजह से तो कहीं तो भी ए का फायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो 12 परंपराएं जो बनी है, ये आध्यात्मिक तत्व है। ये आध्यात्मिक तत्व हमने गलतियां करके सीख सीख के निर्माण किए हैं। 12 परंपराएं जो बनी है तो 15 साल के हमारे कटु अनुभवों से हमने गलतियां की और गलतियों से सीख सीख के ये 12 परंपराएं बनाई है। 10 जून 1935 में ए की स्थापना हुई और 1950 में यानी 15 साल पूरे होने के बाद 12 परंपराओं का हमने स्वीकार किया। तो उन 15 सालों में जो हमने अनुभव लिए, उन अनुभवों के आधार पे ये तत्व निर्माण हुए हैं। और तब जाके हमने ये फैसला लिया है कि व्यक्ति की अपेक्षा तत्वों को महत्व रहेगा। किसी भी, चाहे वो नया व्यक्ति रहे या पुराना व्यक्ति रहे, हम उसको ये अधिकार नहीं दे सकते, ये विशेषाधिकार नहीं दे सकते कि वो ए का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, वो ए को रिप्रेजेंट करने लगे अपनी अनामिकता भंग करके। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अल्कोहलिज्म नाम की एक बहुत ही फेटल डिजीज से ग्रसित लोग हैं। और कब हम फिर रिलैप्स हो जाएंगे, कब हम फिर दोबारा दारू के अड्डे में दिखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो सिर्फ आज के दिन सोबर है, कल का किसी का कोई भरोसा नहीं है। और हमको अगर कोई बचा सकता है तो ये तत्व ही बचा सकते हैं। आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो शराब बंद है, आज मैं जो एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ, तो इन आध्यात्मिक तत्वों की वजह से। ये मेरे अपने बस की बात नहीं थी, ये तत्व ही है कि जिन तत्वों ने आज मुझे नया जीवन दिया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो पूरा प्रोग्राम है दोस्तों, ये तत्वों पे आधारित प्रोग्राम है। 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 जो हमारी सर्विस के लिए हमने जो ये बनाई है कंसेप्ट, ऐसे कुल मिला के 36 तत्वों का ये प्रोग्राम है। और जब हम दोस्तों इन तत्वों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपनी मान सम्मान की भूख, इनसे जब ऊपर रखते हैं, तब जाके दोस्तों हम ए में एकता बनाए रखने का काम करते हैं। और हम खुद भी अपनी सोब्राइटी की, सुरक्षितता की गारंटी देते हैं। और जो नए आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी दोस्तों ए जीवित रहेंगी, ए एक रहेंगी। इस दिशा में कहीं तो भी हम काम करते हैं। क्योंकि आज सवाल सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी का नहीं है। आज मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम को, एक ग्रुप को, उन लोगों के लिए भी कायम रखना है
कि जो अभी भी शराब से पीड़ित है, भविष्य में आने वाले अल्कोहलिक लोग, हो सकता है कि कोई उसमें से कल मेरे घर परिवार का हो। तो आज ये मेरी जिम्मेदारी है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस जिंदा रहे, ए यूनाइट रहे, ए एक रहे। और उसकी शुरुआत मुझे खुद करनी पड़ती है। मैं दूसरों पे निर्भर नहीं रह सकता। आज मुझे कहीं तो भी ये चेकलिस्ट अपने आप पे लागू करनी पड़ती है कि क्या मैं ए में तत्वों का पालन करता हूँ, क्या मैं अनामिकता के सिद्धांत का पालन करता हूँ, क्या मैं आज भी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मान सम्मान की भूख अपने समूह पे या अपने अन्य शराबी साथियों पे लादने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं ग्रुप कॉन्शियस को मान देता हूँ, क्या मैं ए की जो 12 परंपराएं है उसके हिसाब से ए में सर्विस दे रहा हूँ, क्या मैं अपने निजी फायदे के लिए ए का उपयोग कर रहा हूँ। इन सारी चीजों का आज कहीं तो भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई नया व्यक्ति अगर आया है तो क्या मैं पुराना व्यक्ति होने के नाते उस पर रौब दिखाता हूँ, क्या उसको कभी मैं जलील करता हूँ, उसका अपमान करता हूँ, मैं ये साबित करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं कुछ तो भी विशेष हूँ। कई बार हम अपने शब्दों से, अपनी कहीं तो भी भाव भंगिमा से हम नए लोगों को या हमारे बाद में आए हुए लोगों को कहीं तो भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे कुछ विशेष है, हम पुराने हैं, ये ग्रुप हमने बनाया, तुम लोगों को मैंने सोबर किया। ऐसे कई लोग हम ए में भी देखते हैं। अपेक्षाएं रखना कि किसी को मैसेज देकर हमने मीटिंग में लाया है तो उसकी जो रिकवरी है, जो सोबराइटी है, उसका क्रेडिट ले लेना, मैंने सोबर किया, मेरी वजह से सोबर हुआ। तो बर्थडे का मेडल जो है वो मेरे हाथ से लेना चाहिए, बर्थडे की शेयरिंग में मेरा नाम लेना चाहिए कि, और नाम न ली या टोकन हाथ से नहीं लिया तो फिर मुंह फुला देना। तो हमारी दूसरी परंपरा में है ऐसे दो सदस्यों के बारे में जिक्र है कि जो है एक तो एल्डरली स्टेट्समैन, यानी एक ऐसा पुराना सभासद कि जो कभी इन चीजों में पड़ता नहीं। अगर उसका मान सम्मान ग्रुप के लोगों ने कम भी कर दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा ग्रुप की मदद के लिए तैयार रहता है, वो पीछे रहने के लिए तैयार रहता है, वो लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मगर दूसरा एक ये भी होता है, ब्लीडिंग डिकॉन्स कहते हैं, ब्लीडिंग डिकॉन्स, खुन्नस से भरा हुआ। यदि उसके मान सम्मान में अगर कमी आई, लोग अगर उसकी सुन नहीं रहे या उसकी बातों को काटा गया, उसकी बातों को माना नहीं गया, तो अंदर के अंदर जलने लगता है। वो कहीं तो भी ग्रुप में ग्रुपिज्म करेगा, कहीं तो भी अंदर से विचलित रहेगा। और फिर ऐसे कई लोग फिर दोबारा शराब की तरफ भी चले जाते हैं। इनकी वजह से ग्रुपों में टकराव होते हैं, ग्रुप बिखरते हैं, फूट डाली जाती है। लेकिन कई बार ऐसे लोग अनुभव से सीखकर फिर वापस सुधर भी जाते हैं। तो हमको हमारी पहली परंपरा हमेशा याद रखनी पड़ती है कि सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है, सबका हित। मेरी जो व्यक्तिगत रिकवरी है वो एक ही एकता पे निर्भर रहने वाली है। चाहे मैं कितना भी ज्ञानी हो जाऊंगा, मेरा ज्ञान बाहर की दुनिया में काम नहीं आया, मुझे मिलकर ही रहना पड़ेगा। मैं अकेले अल्कोहलिज्म से लड़ नहीं सकता। मैं जब तक दूसरे शराबियों की मदद नहीं लूंगा तब तक मैं सोबर नहीं रह पाऊंगा। मेरी जो रिकवरी है वो एक ही एकता पे निर्भर है। जब इस तरीके से मैं सोचता हूँ तब दोस्तों मैं व्यक्ति की अपेक्षा तत्वों को महत्व देता हूँ, पीछे रहकर काम करता हूँ, अनाम रह के काम करता हूँ, बगैर किसी स्वार्थ के और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी अपेक्षा के काम करता हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे इससे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।